तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल साइकोलॉजी विद सतीश में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। ये भाषा होती क्या है, तो साइकोलॉजी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है, आज का टॉपिक है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का परिचय। दो व्यक्तियों के सूचनाओं, भावनाओं तथा विचारों और इच्छाओं का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है या फिर संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, भाषा को संप्रेषण भी कहा जाता है। भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, इच्छा, अनुभव तथा जानकारियां एक दूसरे तक प्रतीकों के रूप में पहुंचाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें परिभाषा है। दो व्यक्तियों के बीच दो व्यक्तियों के बीच दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं, विचारों, सूचनाओं, भावनाओं, कोमा, विचारों तथा इच्छाओं का आदान प्रदान इच्छाओं का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। ठीक है, या फिर एक वैज्ञानिक है आर एन हेवर, एक वैज्ञानिक आर एन हेवर तथा ए एच फ्राइड के अनुसार ए एच फ्राइड ठीक है, ए एच फ्राइड के अनुसार ये वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या जो डेफिनेशन दी है वो है शब्दों के सभी संकेत जो हमें उपलब्ध है, शब्दों के सभी संकेत जो हमें उपलब्ध है, क्या है, उपलब्ध है, तथा साथ ही साथ शब्दों को एक दूसरे के साथ संबंधित और एक संरचना का रूप देने के नियमों को ही भाषा कहते हैं। ठीक है, या फिर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा वह प्रणाली होती है, सरल शब्दों में। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य
भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य जिसके माध्यम से मनुष्य जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव अपने अपने विचार अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, जानकारी, अनुभव तथा जानकारी अनुभव तथा जानकारी है दूसरों तक प्रतीकों के रूप में पहुंचाते हैं। दूसरों तक प्रतीकों के रूप में पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए 3 डेफिनेशन हो गई भाषा की। भाषा दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं, विचारों तथा इच्छाओं का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। ठीक है, आर एन हेवर तथा ये वैज्ञानिक है, ठीक है, दो, और एच फ्राइड के अनुसार शब्दों के सभी संकेत जो हमें उपलब्ध है, साथ ही साथ शब्दों को एक दूसरे के साथ संबंधित और एक संरचना का रूप देने के नियमों को ही भाषा कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव तथा जानकारी दूसरों तक प्रतीकों के रूप में पहुंचाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए भाषा जो है, भाषा कोई सी भी हो सकती है, अपने देश की हो चाहे बाहर की हो, फॉरेन की हो। ठीक है, सबकी भाषाएं अलग अलग होती है, सभी लोगों की जो है भावनाएं, सूचनाएं जो है अलग अलग होती है, और एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में आता है भाषा के मुख्य घटक। अब देखिए भाषा के घटक, भाषा के मुख्य 4 घटक होते हैं। ठीक है, भाषा के मुख्य घटक या कंपोनेंट्स। है ना, तो भाषा मुख्य 4 घटकों से बनी होती है। भाषा क्या होती है, भाषा मुख्यतः 4 घटकों से बनी होती है। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी, PHONOLOGY, फोनोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि जो विज्ञान है, इसमें भाषा की आवाजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फोनोलॉजी के अंदर भाषा की आवाजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे क ख ग, या फिर ABC। ठीक है, हर भाषा की ध्वनियां अलग अलग होती है। हर भाषा की ध्वनि क्या होती है,
अलग अलग होती है, ठीक है। हर भाषा की ध्वनियाँ अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी की आवाज अलग होती है। हिंदी और अंग्रेजी की आवाजें अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो है रूप विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी। दूसरा जो है रूप विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY, मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, इसमें शब्दों की संरचना बनाई जाती है, ठीक है। इसमें शब्दों की संरचना बनती है, शब्दों की संरचना, ठीक है। इसके बाद शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर लड़का लड़के लड़कपन, लड़का लड़के लड़कपन, ठीक है। प्ले प्लेड और प्लेइंग, इसका उदाहरण होगा, ठीक है। भाषा के मुख्य 4 घटक होते हैं। जो पहला है ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी यानी कि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाषा की आवाजों का अध्ययन किया जाता है फोनोलॉजी के अंदर, ठीक है। जैसे क ख ग ए बी सी, यानी कि हर भाषा की जो ध्वनियां होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हिंदी और अंग्रेजी की आवाजें अलग होती है, ठीक है। जैसे एप्पल को हम हिंदी में बोलते हैं सेब, तो सेब हिंदी में कैसे बोला जा रहा है और इंग्लिश में एप्पल बोला जा रहा है, ठीक है। इनकी आवाजें जो है अलग अलग होती है, ठीक। रूप विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी, इसमें शब्दों की संरचना बनती है, ठीक है। शब्द कैसे बनते हैं, जैसे लड़का लड़के लड़कपन, ठीक है। प्ले प्लेड और प्लेइंग, ये 2 उदाहरण हो गए इसके। अब तीसरा घटक है वो है वाक्य विन्यास। तीसरा पॉइंट हमारा वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, शब्दों को वाक्य में सही क्रम में रखना, शब्दों को वाक्य में सही क्रम में रखना, ठीक है। शब्दों को वाक्य में सही क्रम में रखना। उदाहरण, राम स्कूल गया। उदाहरण के तौर पर पहला है राम स्कूल गया, और दूसरा उदाहरण है स्कूल राम गया, ठीक है। तो अब देखिए, शब्दों को वाक्य में सही क्रम में रखना, यानी कि राम स्कूल गया, ये ठीक है। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल गया, स्कूल राम गया, स्कूल थोड़ी गया राम, स्कूल राम गया,
तो राम स्कूल जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। ये वाक्य के सही क्रम में नहीं रखा गया है, ये वाक्य के सही क्रम में नहीं रखा गया है और ये वाक्य के सही क्रम में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है अर्थ विज्ञान, सिमेनेटिक्स, अर्थ विज्ञान। सिमेनेटिक्स, 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 ठीक है। शब्दों और वाक्यों का अर्थ, इसमें आता है शब्दों और वाक्यों का, शब्दों और वाक्यों का अर्थ, ठीक है। इसमें उदाहरण है कल का अर्थ, बीता हुआ कल यानी कि टुमारो या फिर यस्टरडे। कल का अर्थ बीता हुआ या आने वाला दिन, बीता हुआ या आने वाला दिन, ठीक है। ये जो संदर्भ पर निर्भर करता है, संदर्भ पर निर्भर। अर्थ विज्ञान क्या होता है? सिमेनेटिक्स, शब्दों और वाक्यों का अर्थ, इस पर अर्थों पर जोर दिया जाता है, ठीक है, शब्दों और वाक्यों के। जैसे कल है, कल बीता हुआ भी हो सकता है और आने वाला भी हो सकता है, यानी कि यस्टरडे भी हो सकता है और टुमारो भी। बीता हुआ कल या आने वाला कल, ये संदर्भ पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषता है, इसमें पहला पॉइंट है प्रतीकात्मक। ये का क्या होता है? प्रतीकात्मक होता है पहला, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंबॉलिक, सिंबॉलिक बोलते हैं इसको हम, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है नियमबद्ध, नियमबद्ध, इसको हम बोल सकते हैं रूल गवर्नर, ठीक है। सीखी हुई यानी कि लर्न, तीसरी सीखी हुई, ठीक है। चौथी है सामाजिक यानी कि सोशल, सामाजिक यानी कि सोशल, ठीक है। इसके बाद में आती है रचनात्मक, यानी कि क्रिएटिव, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आती है संस्कृति से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई। पहली है प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक हो गई पहली, दूसरी नियमबद्ध हो गई, तीसरी सीखी हुई हो गई, चौथी सामाजिक हो गई, पांचवी रचनात्मक और छठी संस्कृति, ठीक है। ये भाषा की विशेषताएं होती है, यानी कि जो भाषा होती है प्रतीक के रूप में होती है, नियमबद्ध होती है, सीखी हुई होती है, सामाजिक होती है, रचनात्मक क्रिएटिव हो सकती है और संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा हो सकती है, ठीक है। तो हमारा चौथा पॉइंट आता है भाषा के प्रकार, ठीक है।
इसमें पहला जो है मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, यह बोलकर प्रयोग की जाने वाली होती है। और दूसरा यह सबसे सामान्य होती है, ठीक है, हम बोलकर, ठीक है, जो भी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। दूसरी है लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज, इसमें यह पढ़ने लिखने में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है, ठीक है। थर्ड नंबर की होती है संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, बधिर व्यक्तियों द्वारा और हाथों और चेहरों के संकेत, ठीक है। ये जो भी बहरे गूंगे जो व्यक्ति होते हैं ये अपने हाथों के इशारों और चेहरों के हाव भाव के माध्यम से एक दूसरे से बात शेयर करते हैं अपनी, ठीक है। जैसे स्पेशल इस BSTC बीएड हो गए, उनमें मतलब जो व्यक्ति बहरे और गूंगे होते हैं उनके लिए स्पेशल बीएड BSTC चलाई जाती है, उसमें यह संकेत भाषा सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है वह है आंतरिक भाषा। इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वह है आंतरिक भाषा, ठीक है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनर स्पीच, ठीक है। इसमें क्या होता है, मन के अंदर चलने वाली, मन के अंदर चलने वाली भाषा होती है, ठीक है। थिंकिंग से गहरा संबंध, इसमें थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है, थिंकिंग से गहरा संबंध होता है, थिंकिंग से गहरा संबंध होता है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है पांचों पॉइंट, इसका नहीं है ये भाषा के प्रकार में, भाषा के प्रकार कंप्लीट हो गए। इसके बाद में पांचों आता है भाषा और मस्तिष्क, ठीक है, भाषा और मस्तिष्क यानी कि लैंग्वेज एंड ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, भाषा का नियंत्रण मुख्यतः बाह्य मस्तिष्क, यानी कि गोलार्ध, बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध में होता है, बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध में होता है, ठीक है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है ब्रोका क्षेत्र, BROCA, ब्रोकाज एरिया, ठीक है, ब्रोकाज एरिया। इसमें क्या होता है, पहला बोलने से संबंधित, ठीक है, बोलने से संबंधित होता है, ठीक है। स्पीच प्रोडक्शन, इसमें स्पीच प्रोडक्शन, ठीक है, खराब होने पर व्यक्ति समझता है पर बोल नहीं पाता, देखिए आंतरिक भाषा ये हो गया, मन के अंदर चलने वाली प्रक्रिया होती है, भाषा का प्रकार है ये। इसमें थिंकिंग से गहरा संबंध होता है, यानी कि मन के अंदर चलने वाली जो प्रोसेस होती है यह लगातार कंटिन्यू थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है, दिमाग में इंसान अंदर ही अंदर सोचता रहता है, ठीक है। भाषा और मस्तिष्क यानी कि लैंग्वेज एंड ब्रेन,
भाषा का नियंत्रण मुख्यतः बाह्य मस्तिष्क यानी बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध, यानी कि ये इधर का लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर होता है। भाषा का नियंत्रण मुख्यतः बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध में होता है, ठीक है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है ब्रोकाज क्षेत्र, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। बोलने से संबंधित यानी कि स्पीच प्रोडक्शन खराब होने पर व्यक्ति समझता है पर बोल नहीं पाता। अब देखिए स्पीच प्रोडक्शन जब खराब होगी तो व्यक्ति बोलेगा नहीं, ठीक है। व्यक्ति समझता है पर बोल नहीं पाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो है वर्निके क्षेत्र, वर्निके एरियाज। दूसरा पॉइंट वर्निके क्षेत्र, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WERNICE वर्निके एरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, भाषा समझने यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित खराब होने पर व्यक्ति बोलता है, खराब होने पर व्यक्ति बोलता है पर अर्थहीन, ठीक है। ये इसे वाचाघात यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं एफेशिया, APHASIA, एफेशिया वाचाघात भी कहते हैं। देखिए वर्निके क्षेत्र, इसमें क्या होता है, भाषा समझने यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित होता है, ठीक है। जब भाषा समझने से संबंधित खराब होने पर व्यक्ति बोलता है पर अर्थहीन, यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जब खराब होगा, बोलेगा वो व्यक्ति, बोलता तो है लेकिन अर्थहीन निकलता है, बोलने का अर्थ नहीं निकलता है, उसका अर्थहीन निकलता है, ठीक है। इसे वाचाघात भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एफेशिया भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है भाषा का विकास, छठा नंबर, भाषा का विकास यानी कि डेवलपमेंटल ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। पहला नंबर आता है इसमें रोना, क्राइम। जब बच्चा जन्म लेता है तो है शुरुआत में रोता है, जन्म पर, ठीक है, जन्म से। सेकंड नंबर कूकना, क्वीन, ठीक है, 2 से 3 महीने। थर्ड नंबर बबलिंग, BABBLING। इसमें बच्चा बाबा, मामा, पापा ऐसे बोलना सीखता है, ठीक है। चौथे नंबर पर
एक शब्द चरण, एक शब्द चरण यानी कि बच्चा बोलेगा पहले दूध दूध, फिर बोलेगा माँ, ठीक है। 5वें नंबर पे दो शब्द वाक्य है, इसमें बच्चा एक शब्द में बोलेगा माँ दूध, माँ दूध, यानी कि माँ समझ जाएगी बच्चे को क्या चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है। और पूर्ण वाक्य है, फिर बच्चा पूर्ण वाक्य क्या बोलेगा, माँ मुझे दूध चाहिए, ठीक है। ये हो गया भाषा का विकास, डेवलपमेंटल ऑफ लैंग्वेज। बच्चा शुरुआत में क्राइंग रोता है, ठीक है, जन्म पे कूकना, उसके 2-3 महीने तक वह कू 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 करता रहता है वो। उसके बाद में बबलिंग, यानी कि बच्चा शुरू बाद में मतलब बाबा मामा पापा ऐसे ऐसे शब्द निकालता है, ठीक है। एक शब्द चरण दूध माँ, यानी कि एक शब्द चरण में क्या आता है कि बच्चा बोलता है, जब शुरुआत की जो स्टेज होती है बोलने की, तब वह क्या बोलता है, दूध, फिर बोलता है माँ, ठीक है। और दो शब्द वाक्य में वो दोनों शब्दों को एक कर देता है, ठीक है, माँ दूध, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए, दूध, ठीक है। और पूर्ण वाक्य में वो बोलेगा माँ मुझे दूध चाहिए। ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब हमारा पॉइंट है भाषा के कार्य। पहला है संचार यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला है इसमें संचार, हम मोबाइल टेलीफोन आदि के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन के बाद में आता है विचार व्यक्त करना, ठीक है। हम किसी भी इंसान से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, विचार व्यक्त करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है ज्ञान का संप्रेषण, ज्ञान का संप्रेषण, ज्ञान का संप्रेषण। चौथा पॉइंट आता है सामाजिक संपर्क। ये ऐसे ऐसे वर्ड है जिन्हें आप देखकर ही समझ जाओगे कि ये वर्ड कहना क्या चाहता है, ठीक है। संस्कृति का, संस्कृति का संरक्षण। भाषा का कार्य संचार हो गया, विचार व्यक्त करना हो गया, ज्ञान का संप्रेषण यानी ज्ञान एक दूसरे में बांटना, ठीक है। सामाजिक संपर्क, भाषा के माध्यम से हम सामाजिक संपर्क बना सकते हैं लोगों से अच्छा व्यवहार करके, ठीक है। संस्कृति का संरक्षण, हम भाषा के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो आता है भाषा विकास के सिद्धांत आते हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट जो आता है हमारा भाषा विकास के सिद्धांत। अब जो हमारा 8वां पॉइंट है ये है भाषा के विकास, भाषा विकास के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। इसका जो पहला पॉइंट है स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये स्किनर नाम का एक वैज्ञानिक है, इसने क्या कहा है कि स्किनर ने स्पष्ट किया है कि जब भी बालक अनायास ही कोई शब्द बोलता है तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसा करने पर बालक की प्रशंसा की जाती है अथवा उसको पुरस्कृत किया जाता है, तो यह प्रशंसा अथवा पुरस्कार बच्चे के भाषा विकास में पुनर्बलन का कार्य करती है, ठीक है। मतलब जब भी कोई बच्चा शुरुआत में अनायास ही कुछ बोलता है, जैसे पापा बोल देता है, मामा बोल देता है, मामा बोलता है, ठीक है, तो ऐसा करने पर माता पिता द्वारा जब उसकी प्रशंसा की जाती है या फिर उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है ऐसा करने पर है, तो बच्चे का क्या होता है कि भाषा विकास में ना पुनर्बलन का कार्य करती है। तो बच्चा क्या ज्यादा सीखता है कि हाँ भाई मेरे को पुरस्कार मिल रहा है, या फिर मतलब कुछ भी चीज दिला देते हैं उसको हम, तो यह बच्चे के भाषा विकास में पुनर्बलन का कार्य करती है, ठीक है। दूसरा होता है स्वर यंत्र की परिपक्वता, ठीक है। स्वर यंत्र, इसमें लैरिंक्स गला, जीभ, दांत, होठ, तालु, शरीर के विभिन्न अंगों का परिपक्व
भाषा के विकास में सहायक होता है। ठीक है, इन मनोवैज्ञानिकों को मानना है कि जब तक शरीर के इन अंगों का परिपक्व नहीं हो पाता है तब तक भाषा का विकास संभव नहीं है। ठीक है, जो हमारा स्वर निकलता है, हम कुछ भी बोलते हैं, वह हमारे लैरिंग्स, ठीक है, दांत, जीभ, होठ और तालु, ठीक है, इन सब शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, इनके माध्यम से ही हम कोई भी मतलब भाषा बोलते हैं या फिर किसी भी चीज को हम पढ़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सामाजिक अधिगम, तीसरा पॉइंट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि समाज के विभिन्न व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने पर ही बालक में भाषा का विकास होता है। इनका मानना है कि जब भी समाज के लोग कुछ भी वार्तालाप करते हैं तथा कोई बालक इन वार्तालाप को सुन रहा होता है तो ये वार्तालाप बालक के भाषा विकास में सहायक होती है। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी छोटे बच्चे के सामने बात कर रहे हैं या फिर अच्छी बातें कर रहे हैं या बुरी बातें कर रहे हैं तो बालक उन सब चीजों को कैप्चर कर रहा होता है और वह वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो यह इसमें ये बताया गया है कि उन वार्तालापों को सुनने के बाद कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, हम अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे आगे चलकर हमारे देश को बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, बच्चों को हमेशा अच्छी बातें समझानी चाहिए। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको आप उतार भी सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है स्नायुविक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि बाह्य प्रमस्तिष्क गोलार्ध भाषा के विकास से संबंधित है, यानी जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है यह भाषा के विकास से संबंधित होता है। ठीक है, यदि किसी बच्चे का बाह्य प्रमस्तिष्क गोलार्ध जन्म से क्षतिग्रस्त हो तो ऐसी स्थिति में दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध भाषा के विकास में सहायक होता है। मान लो किसी बच्चे का जन्म से ही क्षतिग्रस्त हो, ये लेफ्ट वाला, तो राइट वाला काम कर जाएगा। ठीक है, बाद में अगर इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है कि यदि 2 या 3 साल के बाद किसी बच्चे का बाह्य प्रमस्तिष्क गोलार्ध क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस बच्चे का भाषा संबंधी विकास सामान्य नहीं हो पाता। यानी यदि 2-3 साल के बाद जन्म के बाद 2-3 साल बाद में यदि किसी बच्चे का बाह्य प्रमस्तिष्क जो होता है गोलार्ध जो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका भाषा संबंधी विकास जो सामान्य नहीं हो पाता है। ठीक है, नॉर्मल बच्चों की तरह उसका भाषा संबंधी विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में चलेगा चिंतन, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।